आज हम पढ़ेंगे मुगल्स। आज हम लगभग 200 साल पढ़ लेंगे। चालू करते हैं। तो मुगल्स कौन थे? हु वर मुगल्स? तो कौन थे मुगल्स? देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? दिल्ली सल्तनत के जो टर्क्स थे वो कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, ट्रांस ऑक्सीनिया आप कह रहे हैं कि ऑक्सस एक रिवर है। ठीक है, तो ट्रांस ऑक्सीनिया मतलब ऑक्सियन के दोनों तरफ जो एरिया है जिसमें बहुत वैली है, जहाँ पे अच्छी खेती होती है, थोड़ा उपजाऊ इलाका है, फर्टाइल लैंड है, उसके लिए कई बार लड़ाई हुई। तो टर्क्स एक्चुअली सेंट्रल एशिया, जो आज की 5 कंट्रीज हैं, उस इलाके के लोग थे। धीरे धीरे वो किसके कांटेक्ट में आए? पर्शियंस के कांटेक्ट, पर्शियन जो एम्पायर था उसके कांटेक्ट में आए, पर्शियनाइज्ड हुए, इस्लामाइज्ड हुए, और फिर वो इंडिया में आए, दिल्ली सल्तनत उन्होंने चालू करी। कुछ टर्क्स जो अफगानिस्तान में ज़्यादा टाइम रहे, जैसे कि खलजी, उनको अफगान टर्क्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अफगान कुछ कल्चर अपना लिए थे। मंगोल्स थोड़ा मंगोलिया की साइड के हैं, सिंकियांग एक इलाका है चाइना में, वहाँ के हैं। तो मंगोल्स और टर्क्स में ये अंतर है। जिस तरह टर्क्स इस्लामाइज्ड हो गए और पर्शियनाइज्ड हो गए, वैसे कुछ मंगोल जब चंगेज खान के टाइम पे इन्होंने ये इलाके जीते, व्हेन दे वोन द सेंट्रल एशियन इन अदर एरिया सराउंडिंग द ये मंगोलिस्तान, जिसको आज के टाइम पे क्या कहते हैं? मंगोलिया। ठीक है, तो जब वो वहाँ रहने लगे, तो आफ्टर जब आप किसी इलाके में, टाइम पीरियड क्या बताया था चंगेज खान का? किसके टाइम पीरियड में इंडिया आया था, इंडिया के बॉर्डर पे आया था? इल्तुतमिश के में पढ़ाया था ना हमने। तो 1228 में किसकी डेथ हुई? चंगेज खान की डेथ हुई। फिर हमने कहा था तैमूर कब आया था? 98। तब कौन था? तुगलक वंश। तो कितना टाइम हो गया देखो, और ऑलमोस्ट 200 ईयर्स हो गए। तैमूर ने अपने आप को कनेक्टेड बताया चंगेज खान से। तैमूर के खानदान में, अब तैमूर के बहुत बच्चे हुए, उनके बच्चों के बहुत बच्चे हुए, तो इन सब बच्चों में से एक फैमिली में बाबर का बर्थ हुआ। फरगाना एक वैली है, अगर आप मैप देखेंगे तो समरकंद, बुखारा आएगा, अपन ईस्ट जाएंगे जब, मतलब वेस्ट से ईस्ट बुखारा है, बुखारा से थोड़ा ईस्ट जाएंगे समरकंद है, और थोड़ा सा और ईस्ट जाएंगे उज्बेकिस्तान में ही आज के मॉडर्न, तो आपको बिल्कुल एक पहाड़ों के बीच में एक वैली मिलेगी, फरगाना वैली। वहाँ पे इन सबको जो ये, इसको तेमूरिड्स कहा गया, मतलब तैमूर के जो वंशज हैं इनको टेमूरिड कहा गया। तो वो ये मंगोल से मिले जुले इन्होंने अपने आप को क्लेम करा कि वो मंगोल्स जो आ गए हैं और एंसेस्ट्री मंगोलिया से रखते हैं, पर क्योंकि टर्क्स वो सेंट्रल एशिया में रहने लग गए, तो उन्होंने टर्किश कल्चर अपना लिया, तो दे आर तुर्कीफाइड मंगोल्स। वो मंगोल जिन्होंने टर्किश कल्चर अपना लिया और टर्किश लोगों से इंटरमिंगलिंग करी, इंटरमेरिजेस करी। तो बाबर जो हैं, बाबर के जो फादर थे वो तैमूरिद थे, मतलब उनके फादर तैमूर के खानदान से थे, और बाबर की जो मदर थी वो अपने आप को खान फैमिली यानी कि चंगेज खान की फैमिली के लीनियज में थे। तो बाबर वॉज क्लेमिंग लीनियज फ्रॉम टू ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिलीज, डायनेस्टीज ऑफ सेंट्रल एशिया इन मिडाइवल टाइम। एक कौन? तैमूरलैन, एक चंगेज खान। और वो खुद कौन है? वो मंगोल जो टर्की कल्चर अपना चुके हैं, टर्कीफाइड हो गए। पर अभी भी कुछ मंगोल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि चंगेज खान ने जब, चंगेज खान तो मुस्लिम नहीं था, बाद में उसके जो फैमिली आई उसने इस्लाम अपना लिया, जैसे कि टर्क्स ने इस्लाम अपनाया था। तो इस्लाम में तो शरिया और कुरान होती है, अकॉर्डिंग टू देम वन हैज टू एक्ट। पर यासा करके एक मॉडल होता है, हाउ टू गवर्न, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ किंग, हाउ किंग विल गवर्न हिज सब्जेक्ट्स, ये एक सेक्युलर कोड है। तो मुगल्स भी क्योंकि मंगोल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, वो सेक्युलर रूल, जब सेक्युलर रूल करते थे, तो जो सेक्युलर चीज़ें जो जो कुरान और हदीस में नहीं है, शरिया में नहीं है, उसको वो कई बार कहाँ से सप्लीमेंट करते थे? यासा से। ठीक है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, क्या डिक्रीज, कौन सी डिक्रीज देते थे दिल्ली सल्तनत में लोग? बर्नी ने क्या कहा है? दिल्ली सल्तनत इज नॉट एन इस्लामिक स्टेट बिकॉज किंग यूज टू
जवाबित्स, इशू जवाबित्स। तो इनको भी जवाबित कहा जा सकता है क्योंकि ये सेक्युलर डिक्रीज थी। समझ रहे हो थोड़ा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंगोल्स कौन है और मुगल्स कौन है? टर्कीफाइड मंगोल्स। और जो बाबर है ये फादर और मदर साइड से तो चंगेज खां की फैमिली से लाइनेज क्लेम करते हैं और फादर साइड से तैमूर को ऐसे भी लिखते हैं और तिमूर भी लिखते हैं। इसलिए मुगल्स ने कभी भी अपने आप को मुगल्स नहीं बोला। आप उनकी अगर उनके टाइम पीरियड के रिकॉर्ड्स देखेंगे वो अपने आप को क्या बोलते थे? तिमुरिद्स। तिमुरिद्स मतलब फ्रॉम द फैमिली ऑफ तैमूर। इंडियंस को तैमूर से बहुत ज़्यादा कोई प्रेम नहीं था क्योंकि तैमूर ने जब वो इंडिया आया था बहुत लोगों को लूटा, बहुत लोगों को मारा। तो जब इनिशियल फेज में मुगल रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, सो दे वर नॉट रिफ्लेक्टिंग एंड शोइंग दैट प्रोमिनेंटली दैट वी आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ तैमूर। During the time of Shah Jahan, it was prominently signified in the various writings and paintings because at that time Shah Jahan was interested in claiming the Central Asian lands. That's why हम देखेंगे शाह जहां ने सेंट्रल एशिया में अपनी आर्मी भी भेजी और उसने कांधार के लिए भी काफ़ी प्रयास किया when कांधार was lost to सफाविद। सफाविद कौन थे? ईरानियन रूलर्स। और हम देखेंगे कि उसने सेंट्रल एशिया में भी, यहाँ शायद ना देखें डिटेल में, पर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंट्रल एशिया में इसने ट्राई करा टू गेन द समरकंद। समरकंद क्या था? समरकंद वॉज द कैपिटल ऑफ तैमूर एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ सेंट्रल एशिया। पॉलिटिकल आल्सो पर मोस्टली कल्चरल। उसकी प्रेस्टीज वैल्यू थी जो कन्नौज की वैल्यू थी लेटर एंशियंट टाइम में, उसके पहले पाटलिपुत्र की थी और बाद में दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की थी। पॉलिटिकल वैल्यू, हु इज सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली इस कैन बी कंसिडर एज रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। चलें, ये समझाने के लिए था, फिर जल्दी बढ़ेंगे। फ्रॉम द लाइन ऑफ चंगेज खान तैमूर, ये हमने पढ़ लिया। चंगेज खान और तैमूर के वंशज थे। कहाँ से थे? फरगाना, मैंने बता दिया। बर्थ है 1482-83, फरगाना से थे, मैंने बता दिया। अब कहानी ऐसे चलती है कि फरगाना से ये आए समरकंद और समरकंद को इन्होंने दे कैप्चर्ड समरकंद but not able to hold on because in Fargana his half brother usurped his throne. So फरगाना भी चला गया और समरकंद से समरकंद भी चला गया। फिर वापस समरकंद पे कब्जा किया पर शेबानी खान करके एक उज्बेक था, फिर चला गया। उसके बाद थोड़े दिन घूमते फिरते रहे, फिर अफगानिस्तान आ गए, काबुल पे कब्जा कर लिया। फिर बीच में शेबानी खान की जब डेथ हो गई, उसको सफाविद रूलर ने हरा दिया। फिर समरकंद पे कब्जा किया पर होल्ड ऑन नहीं कर पाए। तब डिसाइड करा कि अभी इंडिया की तरफ चलने का टाइम आ गया। छोटी सी स्टोरी। अब इंडिया की तरफ जब चलने लगे, काबुल में अभी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। काबुल में 1503 1504 के आसपास काबुल आ चुके हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो 1519 में पंजाब में एक जगह है भीरा में, जब भीरा को कैप्चर किया पंजाब में, तो गन पाउडर का लड़ाई में फर्स्ट यूज इन नॉर्थ इंडिया। ये एग्जाम्पल है, लिख लीजिए। उस टाइम पंजाब का गवर्नर कौन था? दौलत खान लोधी। ये मैंने इसलिए नाम बता दिया क्योंकि दौलत खान लोधी ही गवर्नर था और इन्हीं के टाइम पे इनके पास कौन काम करते थे? बाबा नानक देव जो थे, गुरु नानक, वो इनके पास ही काम करते थे। ये कौन थे? गवर्नर। तो अभी कभी कभी आ जाए ना कोई नानक का सवाल आ जाए तो यू शुड नो। और दौलत खान लोधी ने ही बाबर को इन्विटेशन भेजा था कम टू इंडिया, बिकॉज उस टाइम अब कौन था रूलर? इब्राहिम लोधी। साउथ इंडिया में आप देखेंगे 14th सेंचुरी में विजयनगर किंगडम और बहमनी किंगडम की लड़ाई जब हुई तो गन पाउडर का यूज लड़ाई में हुआ। गन पाउडर इंडिया में मिडाइवल टाइम पे पता था लोगों को। पायरोटेक्निक होता है आतिशबाजी, तो फिरोज शाह तुगलक वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पायरोटेक्निक, और इसके पहले भी गन पाउडर का यूज होने लग गया था। जो दीवारें होती हैं
दीवारों, जब किले की दीवार, उसके नीचे पाउडर लगा के आग लगा देते थे ताकि दीवार गिर जाए और किला जीता जा सके। फोर्ट कैन बी कैप्चर्ड, बट कैनन जो हम मूवीज में नहीं देखते कि तोप चली, वो फर्स्ट टाइम। कि बाबर कैसे आया, एकदम से नहीं आ गया, वहां परेशान हार वार के जब इधर आया तो बोले कहाँ जाएं, तो इधर आते हैं। और इधर भी ऐसे नहीं आए, दौलत खान लोधी ने बुलाया और भी लोग जा जाके मिल रहे थे, क्योंकि इब्राहिम लोधी क्या है, अफगान ट्रेडिशन में किंगशिप में ये है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, फर्स्ट अमोंग इक्वल, कैबिनेट सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमोंग इक्वल। इसी तरह अफगान में भी किंग इज फर्स्ट अमोंग इक्वल। किंग हैज टू शेयर पावर विद हिज नोबल्स। पर इब्राहिम खान लोधी और उसके पहले बहलोल लोधी, दे वांट टू क्रिएट ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें किंग ज़्यादा पावरफुल हो, नोबल सबऑर्डिनेट हो। तो व्हेन इब्राहिम खान लोधी स्टार्टेड asserting his power over his nobles, such as Daulat Khan Lodi, who was an old man and the governor of Punjab, so fearing that their power prestige will be diminished during the rule of Ibrahim Khan Lodi, they thought that if they invite Babar and if Babar defeat किसको, इब्राहिम लोधी, एंड उनको लगा तैमूर जैसा है, लूट के चला जाएगा, हम उसके जाने के बाद एक पपेट किंग को बिठा देंगे एंड वी विल बी एबल टू एंजॉय अवर फिefdoms। ठीक है, अब हम आ गए पानीपत की लड़ाई कब हुई, पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ हुई, पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसमें क्या यूज करा इसने पहली बार इंडिया में, तुलघुमा और रूमी। रूमी मतलब रूमी दरवाजा है, क्यों है उसका नाम रूमी, रम, RUM, रम मतलब मिडाइवल इंडिया में होता था टर्की, टर्की के लिए क्या वर्ड था, रम। तो वो दरवाजा जो अजमेर को तरफ जाता है रास्ता अजमेरी गेट, जो कश्मीर की तरफ जाता है कश्मीरी गेट, जो टर्की की तरफ जाएगा रूमी गेट। इसी तरह रूमी फॉर्मेशन, टर्किश लड़ाई, एक ओटोमन्स की लड़ाई हुई सफाविद से, उस लड़ाई में चडविन एक जगह 1518 1518 में एक लड़ाई हुई, 1514 आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट। तो वहां पे जो ओटोमन्स ने जिस फॉर्मेशन का यूज किया, रूमी फॉर्मेशन, तो उसी से इन्होंने नाम लिया रूमी। होता क्या है एक बार समझाने के लिए, मान लो ये 2 आर्मीज हैं, एक ये है एक ये है। अगर इस आर्मी ने सामने बुलक कार्ट, छोटे 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 कार्ट्स रख लिए, इस तरह से रखे कि इनके पीछे से आर्चर्स और बंदूकी क्या कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, इसको तो क्या कहेंगे, रूमी फॉर्मेशन। अब ये सेना दोनों खड़ी हैं, इस सेना ने क्या करा, इधर भी गड्ढे खोद दिए, इधर भी गड्ढे खोद दिए, ताकि इधर की सेना इधर से पीछे से इधर से हमला ना करे। और तुलघुमा क्या होता है, ये तो रूमी हो गया, तुलघुमा क्या होता है, इस वाले ने क्या करा, अपने इधर का फ्लैंक जो है, पीछे से एक आदमी इधर से भेजा, एक इधर से भेजा, इस तरह भेजा कि इस सेना के इधर से भी 2 लोग जा रहे हैं और इनमें से कुछ लोग पीछे आ जाएंगे, तो ये सेना तीनों तरफ से घिर गई और सामने जा नहीं सकते, सामने से गोली चलेगी, जाने के लिए एक ही जगह है, और वो ये तीनों किधर इसको फोर्स कर रहे हैं, आगे की तरफ। तो आगे से गोली भी चल रही है और आगे से इनमें से बीच में से फिर सवार भी निकलेंगे और 3 तरफ से भी सवार हो जाएंगे। तो हाथी जैसे कोई भारी सेना होगी, इसके पास हाथी वाती हो तो किधर भी नहीं जा सकते, तो अपने आदमी को भी मारते और कहीं जाएंगे नहीं, गोली खाएंगे, मारेंगे। समझाने के लिए था, बस तुम्हें याद ये रखना है। तुलघुमा, तुलघुमा क्या था, साइड से आना और पीछे से आके इनको दबाना। और रूमी क्या है, ये कार्ड्स लगा के, क्योंकि अगर आप मतलब फोर्ट के अंदर हो तो दीवार में से छेद से गोली चलाओगे, पर आमने सामने की में क्या करोगे, कैसे चलाओगे, लिख लो भाई पहला पॉइंट। तो 1526 1526 में इब्राहिम खान लोधी को इन्होंने हराया और कौन सी टेक्निक यूज करी, तुलघुमा और रूमी फॉर्मेशन। रूमी तो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन, ये रूमी फॉर्मेशन है, जब इधर गड्ढा और सामने, ये रूमी फॉर्मेशन है। और टेक्टिक कौन सी है, व्हीलिंग टेक्टिक, इधर से आए इधर से आए इधर से दबाए, ये तुलघुमा है। ये तुगलमा लिख रखा है, तुलघुमा होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। ये कौन सी लड़ाई है, 1526। 1526 की वॉर के बाद कहां पे कब्जा हो गया, लोधी कहाँ थे, आगरा और दिल्ली। उस टाइम राणा सांगा
वॉज ए वेरी पावरफुल एंड पॉपुलर रूलर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ कहाँ है? मेवाड़ की कैपिटल क्या थी? चित्तौड़। और मारवाड़ कहाँ है? जोधपुर। तो उसने कॉन्फेडरेसी बनाई। उस कॉन्फेडरेसी में कौन कौन था? राजपूत किंग्स, रूलर ऑफ मालवा मेदिनी राय, अफगान्स। सो इट वॉज ए हिंदू आर्मी और मिक्स आर्मी, मिक्स आर्मी। और मुगल आर्मी में भी कुछ हिंदू रूलर थे। तो दोनों तरफ कैसी आर्मी है? मिक्स आर्मी। ये किंग्स की लड़ाई है, ना कि रिलीजन की लड़ाई। तो उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ 1526। राणा सांगा इसमें हार गए। बस इतना ही काम का है अपने। और जो मैंने बताया कि मिक्स आर्मी थी, लिख लो जल्दी से। अब इस बैटल को क्या डिक्लेयर किया? क्यों? क्योंकि राणा सांगा वॉज ए फेरोशियस वॉरियर। फेरोशियस मतलब खतरनाक, जिससे डरते थे। और इस फाइनल बैटल के पहले राणा सांगा एक छोटी सी इसने सेना भेजी थी। एक स्मॉल फोर्स वॉज सेंट बाय बाबर टू टेक सम ऑफ द फ्रंटियर फोर्ट्स। उस सेना को, उस आर्मी को राणा सांगा की आर्मी ने हरा दिया। तो बाबर की सेना डर गई, बोले दिक्कत है। और बाबर की सेना रहना भी नहीं चाहती थी। दे वांट टू गो टू अफगानिस्तान बिकॉज दे हैव बीन, क्योंकि द मनी विच दे गेट आफ्टर द विक्ट्री ऑफ पानीपत वॉज टू मच फॉर देम। तो उनको लगा पैसा मिल गया, चलो गर्मी बहुत है यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द रीजन दे हैव गिवन दैट इज टू हॉट ए कंट्री टू लिव and we have been amply awarded for our services. Now there is no point in staying here. But Babur was adamant that what we will get from Afghanistan, we will be poor there. There is nothing to rule. From now on, India will be my home and we will make a new empire from India. लिखा भैया। तो जिहाद इसलिए बोला जिहाद है, काफिरों से लड़ाई है। और अगर जीत गया तो क्या करूंगा? एक तो वाइन छोड़ दूंगा, शराब पीना बंद कर दूंगा। और जिसको अफगानिस्तान काबुल वापस जाना है, खुशी खुशी चला जाए, मैं रोकूंगा नहीं। और तीसरा तमगा, यानी कि टैक्स जो है, स्टाम्प ड्यूटी है, मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, डिसकंटिन्यू कर दूंगा तमगा स्टाम्प ड्यूटी ऑन द मुस्लिम सब्जेक्ट्स। ठीक है, तीन चीजें बोली कि आई विल अबॉलिश तमगा ऑन मुस्लिम सब्जेक्ट्स एंड दोज एवर हु वांट्स टू रिटर्न टू काबुल कैन रिटर्न आफ्टर दिस विक्ट्री एंड आई विल लीव वाइन। ठीक है जी। नेक्स्ट बैटल, बैटल ऑफ चंदेरी। मेदिनी राय लड़ रहा था वहां पे, उसके खिलाफ। कहां का रूलर है? He was a friend of Rana Sanga because Rana Sanga helped him in becoming a king. अभी जो अफगान को हराया है वो सारे अफगान थोड़ी हार गए, बहुत सारे अफगान इंडिया में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल 1529 बैटल ऑफ घग्गर। ये कहाँ है? बिहार। इसमें भी अफगान्स को हराया। लिख लो जल्दी से। 26 में लड़े, 27 में लड़े, 28 में लड़े, 29 में लड़े और 30 में क्या हुआ? बस गेम ओवर। फाउंडेड मुगल रूल इन इंडिया, ये तो गिवन है। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी। कल्चरल अचीवमेंट क्या है? नाम क्या है? कौन सी लैंग्वेज में लिखी? चगताई टर्किश। ये जो मॉडर्न उज्बेक लैंग्वेज है उसकी प्रीडेसर है। उज्बेक, उज्बेकी टर्किश की प्रीडेसर है। क्या है? चगताई टर्किश। ये कल्चरल अचीवमेंट है। इसको पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसफर किया? किस नाम से?
बाबर नामा नाम से ट्रांसलेट किसने करा पर्शियन लैंग्वेज में? कौन है ये? कौन है? हम्म। रहीम खान का नाम सुना है जिन्होंने दोहे लिखे हैं? वही हैं। निजामुद्दीन गया है कोई रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने या किसी को छोड़ने या किसी को लेने, तो वो एक टोम आता है, वो उन्हीं का टोम है। तो रहीम खान जिन्होंने दोहे लिखे हैं, जिन्होंने ये पोएट्री करी है, जो अकबर के अडॉप्टेड सन हैं, बैरम खान के बेटे हैं, ये सब लोग एक ही हैं। टाइटल क्या है? अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो ही वॉज ए मुगल नोबल एंड आल्सो जिनकी हम दोहे भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कल्चरल अचीवमेंट है? चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंडिया में लाए। चार बाग स्टाइल क्या होता है? मान लो ये प्लॉट है, ठीक है, इसके सेंटर में एक प्लेटफॉर्म होगा जिसपे हम क्या बना देंगे? मॉन्यूमेंट बना दिया। ये एक पानी यहां से यहां जाएगा, एक पानी की क्यारी यहां से यहां जाएगी, एक पानी यहां से यहां जाएगा, एक पानी यहां से यहां जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 कॉर्नर्स हैं, इनमें क्या होगा? गार्डन, बाग। तो क्या स्टाइल हो गई? चार बाग। ये कहाँ मिलेगा इसका फर्स्ट बेस्ट एग्जांपल? हुमायूं टॉम। आप हुमायूं टॉम जाएंगे, ये अगर मेन गेट है, इससे घुसते ही जब आप जाएंगे तो देखेंगे एक क्यारी इधर पानी की है, एक पीछे है, एक इधर है, एक इधर है, 4 गार्डन है, बीच में क्या है? चबूतरे के ऊपर क्या है? प्लेटफॉर्म के ऊपर हुमायूं टॉम। यार हुमायूं टॉम कहाँ जाएगा? हुमायूं टॉम देखने जा रहे हो, हुमायूं टॉम ही गायब हो गया। इसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है? ताजमहल। उसमें क्या हुआ? इसमें कहाँ है? ये सेंट्रल में है। आप ताजमहल देखने जाओगे तो सब सेम है, मॉन्यूमेंट बिल्कुल कोने में है, एंड में है, उसके पीछे खत्म, आगे बाग बना दिया। चार बाग स्टाइल का ओरिजिन सेंट्रल एशिया से ही माना जाता है। एक्चुअली देखा जाए ना तो चार बाग स्टाइल कुरान में है। कुरान में है कि पैराडाइज, ये क्या है? पैराडाइज। पैराडाइज कैसा है? मतलब जन्नत कैसी है? 2 नदियां हैं, इधर से उधर जा रही हैं। ये कॉन्सेप्ट ये कि ये इसके नीचे से जा रही है, नदी है, यहाँ ये एक नदी है, ये नदी है, चारों तरफ बाग हैं और बीच में क्या है? जन्नत। तो ओरिजिन है इसका कुरान। तो जन्नत में कौन बैठा है? राजा मर गया पर बैठा कहाँ है? जन्नत में। तो दिखाएंगे कैसे? टॉम बीच में बना देंगे, जन्नत की जगह टॉम हो गया। अच्छा सवाल, लिख लो भाई, समझा दिया मैंने। अब अगर घूम के फिरा के कैसे भी पूछेगा, आपको पता है